नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे उन निकाय चुनावों की जिन्होंने 2024 के लिए बड़े संदेश तो दिए हैं, लेकिन वो संदेश हैं क्या? सबसे पहली और जो सबसे बड़ा संदेश इस चुनाव से निकल कर आया वो ये कि क्या अखिलेश यादव जो वो बीजेपी को टक्कर देने का दावा करते हैं, जो बीजेपी को हराने के लिए अपने आप को सबसे बड़ा प्लेयर मानते हैं, क्या वो वाक़ई ही हैं या फिर ये सिर्फ दावे हैं, ज़ुबानी दावे हैं? क्योंकि निकाय चुनावों में नगर निगम में तो बहुत सारी सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी के ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। नंबर 2 पर बहुत सारी जगहों पर वो नंबर 2 पर भी नहीं आ पाए और यही हाल पालिका और पंचायत अध्यक्षों में भी रहा, वार्ड में भी रहा। लेकिन बीजेपी ने अपना प्रदर्शन ज़बरदस्त तरीके से सुधारा है। रही बात मायावती की, तो मायावती की भी तमाम रणनीतियाँ फ़ेल हुई हैं। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए इन निकाय चुनावों से क्या संदेश निकलते हैं? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को, हालांकि बीच में मैनपुरी और खतौली के रूप में उन्होंने उपचुनाव जीते जिनका हम जिक्र करेंगे, लेकिन क्या वो बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं? और क्या मायावती तमाम रणनीतियां बनाने के बावजूद मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन निकाय चुनावों में बनाने की रणनीति जो थी उनकी, क्या वो पूरी तरह फेल हुई है? कांग्रेस पहले की तरह 2017 की बात कर लीजिए निकाय चुनावों की, या फिर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की बात कर लीजिए, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर ही पड़ी हुई है। तो इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कबूल अहमद, जो कि आज तक .in के वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम चुनावों पर करीबी निगाह रखते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ हैं अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ तिवारी जी जो हैं वो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और तमाम खास तौर पर जो आंकड़े से हमें जो संदेश मिलते हैं वो हम अमिताभ जी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे एडिटर ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक भी जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे। और आज कुमार अभिषेक, मैं चूंकि अकेला हूं तो आपके जवाबों के साथ साथ आपके सवालों का भी स्वागत रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुमार अभिषेक आपसे ही। ये पहला जवाब हम आपसे लेते हैं कि क्या अखिलेश यादव जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने आप को सबसे बड़ा प्लेयर बताते हैं, दावा करते हैं, क्या वो नाम के नंबर 2 हैं? क्योंकि लगातार चुनावों में हार हो रही है और विधानसभा चुनावों में जो थोड़ी बहुत लीड अखिलेश यादव ने ली थी उसकी तो एक तरीके से हवा ही निकल गई है निकाय चुनावों में। और बीजेपी ने इसके उलट अपना प्रदर्शन जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए क्या संदेश देता है? निश्चित तौर पर नीरज, देखिए, ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बार फिर परेशानी का सबब लेकर के आया। उनका जो कोर वोट बैंक है, और उस कोर वोट बैंक में मैं ये सेंधमारी जैसा शब्द तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो बिखरने की स्थिति उसमें दिखाई दे रही। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान बढ़ा है, जिस तरीके से आप देखें तो बसपा बेशक सीटें न जीती हो, लेकिन बसपा जहां जहां नंबर 2 रही है, नंबर 3 सीटों पर नंबर 2 रही है, वहां भी मुसलमानों ने दिया है। और सबसे बढ़ के बात यह है कि MIM हो, MIM को जिस तरीके से मुसलमानों ने वोट किया है, निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है वो थोड़ी बिखराव की स्थिति में है, और मुझे लग रहा है थोड़ा प्रयोग की स्थिति में है। प्रयोग की स्थिति में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने सारे प्रयोग किए हैं, और ये जो चुनाव है ये ना तो मुख्यमंत्री का चुनाव है, ना ही प्रधानमंत्री का चुनाव है। ऐसे में अपने लिए लीडरशिप तलाशना, अपने लिए उस रास्ते को तलाशना कि आगे अगर क्या कोई और हमारे साथ विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे लगता है बहुत सारे साथ साथ जो लोकल जो फैक्टर होता है, लोकल मुद्दे होते हैं, जो कम्युनिटी की अपनी लोकल आउटरीच होती है, उसे लेकर के भी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि अखिलेश यादव को अगर हम सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर फिलहाल अगर बात कर लें तो अच्छा खासा उन्हें नुकसान हुआ है। ये अलग बात है कि बहुत सारे अखिलेश यादव ने कल कहा कि अगर आप डेटा देखेंगे तो हम कहीं से पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं। और बाकायदा आज एक ट्वीट भी आया है जिसमें उनको दिखाया जा रहा है कि
17 की तुलना में नगर पालिका और नगर पंचायत में उनके वोट बढ़े हैं। हालांकि इसका आधार क्या है अभी मैं नहीं जानता, लेकिन ऊपर से जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को अच्छा खासा नुकसान उनके कोर वोट बैंक का हुआ है। अब अगर आप आंकड़ों से देखें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर नंबर 2 थी, इस बार 9 सीटों पर नंबर 2 है। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो अखिलेश यादव की स्थिति बेहतर है। लेकिन इन जनरल जो परसेप्शन एक निकल करके आ रहा है वो ये कि अखिलेश यादव के जो 2 कोर वोट बैंक है उसमें एक ने कहीं ना कहीं अपनी एक अलग राह चुनने का एक प्रयोग उसने शुरू कर दिया है। क्या ये प्रयोग 2024 में भी रहेगा? देखिए अभी तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए सबने प्रयोग कर लिए। अगर 2024 के पहले कोई फिर गठबंधन बन जाता है, कोई ऐसा ब्लॉक सामने आ जाता है, तो उसके बाद की क्या स्थिति होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुसलमानों ने इस बार ठीक ठाक प्रयोग किए हैं और उस प्रयोग की वजह से अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है। कुछ चीजें हैं जैसे तफसील से वैसे तो मुझे लग रहा है कबूल भाई मुस्लिम क्षेत्रों का बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत इस बार प्रयोग किया है। और अगर आप देखें तो अखिलेश यादव को नुकसान में सिर्फ बसपा, सिर्फ MIM या सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी ने भी कई जगहों पर उन्हें डेंट दिया है। अब हम निकाय चुनाव के साथ अगर हम देख लेते हैं स्वार का उपचुनाव, तो आखिर स्वार में जीत कुछ ना कुछ तो कहती है। हम सिर्फ ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि रामपुर में मुस्लिम वोटर्स को रोका गया और मिशनरी का इस्तेमाल किया गया, प्रशासनिक मिशनरी का। कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। आप देखिए अगर छोटे छोटे 1-2 उदाहरण दे दें, योगी आदित्यनाथ की जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब अपना जो उनका वार्ड है, वहां से इस बार एकमात्र जो मुस्लिम महिला जीती है वो बीजेपी से जीती है। देवबंद में इतने सालों के बाद बीजेपी उस देवबंद से एक हिंदू कैंडिडेट जिता ले जाती है। तो मुझे लग रहा है कि कई स्तर पर ये प्रयोग इस बार दिखाई दिए हैं और अखिलेश यादव के उस कोर वोट बैंक में बिखराव और जो मैं कह रहा हूं कि एक प्रयोग की स्थिति मुसलमानों में वो दिख रही है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ एक ऐसी निगाह से देख रहा है, तो उसे लगता है कि भविष्य में उसकी पार्टी हो सकती है, खास करके कर्नाटक चुनाव के बाद। धीरज बिल्कुल, मैं कबूल भाई के पास आऊं उससे पहले, चूंकि आंकड़ों की बात की है कुमार अभिषेक ने, तो अमिताभ जी क्या ये जो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव की, उनका प्रदर्शन तो सुधरा है, क्या इस दावे में दम है, या फिर क्या कहते हैं आंकड़े की मायावती जो विधानसभा चुनाव में जो पूरी तरह से वो गिरी थी, वोट परसेंटेज उनका 13% के आसपास आ गया था, फिर उन्होंने नई रणनीति बनाई, मुसलमानों को बम्पर मेयर के टिकट दिए और इसके अलावा भी नीचे की लेयर्स में भी टिकट दिए, तो क्या मायावती का प्रदर्शन कुछ सुधरा है? क्या कहते हैं अखिलेश और मायावती के लिए आंकड़े? देखिए अगर सीट्स टैली देखेंगे तो मुझे तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों की सीटें जो हैं वो पिछली बार से कम है अक्रॉस टीयर्स और अक्रॉस पोजीशंस, यानी अध्यक्ष का चुनाव और वार्ड या मेंबर या पंचायत या पालिका सदस्य का चुनाव, या फिर नगर निगम से लेकर के नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायत तक का चुनाव। अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो वोट शेयर समाजवादी पार्टी का मेयर चुनाव में 20% है, यानी विधानसभा चुनाव से 12% कम। वहीं बहुजन समाज पार्टी किसी तरह से भी अपना वोट शेयर मेंटेन करने में कामयाब रही है, उसको लगभग 13% वोट मिल रहा है मेयर के चुनाव में। भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा है, 48% हो जा रहा है, जो कि 42% से 5-6% ऊपर हो रहा है, और कांग्रेस का भी वोट शेयर लगभग 10%। यानी जो प्योरली अर्बन एरियाज है जहां पे कोर वोट जो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक धड़ा है कोर वोट का, यानी यादव समाज की आबादी जहां कम है, वहां समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 32% से 20% हो रहा है। यही अगर हम आ जाएंगे नगर पालिका अध्यक्ष के नतीजों पे, वहां भी समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 20% है। यहाँ भाजपा का वोट शेयर 48% से 35% पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे इंडिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ने लगती है। मेयर में तो 100% सीटें भाजपा जीती है, यहाँ सिर्फ आधी से कम है, थोड़ी 45% सीटों पे ही भाजपा
जीत पाई है, और कांग्रेस यहाँ पे 10% से 30% हो जाती है। यानी जैसे ही थोड़ा सेमी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है, कांग्रेस का वोट शेयर हम देख रहे हैं नीचे हो रहा है। समाजवादी पार्टी का मेंटेन हो रहा है क्योंकि यादव समाज की संख्या या ओबीसी की संख्या यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होगी, बढ़ रही है, और बसपा का प्रदर्शन लगभग बराबर है। इसके नीचे का वोट शेयर में देख नहीं पाया क्योंकि वेबसाइट ही हैंग हो गया, बंद हो गया। लेकिन अमिताभ जी, लेकिन बीजेपी ने, अगर हम पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो 2017 के मुकाबले वो अपना टैली डबल ले गई है। हाँ, तो बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं हर जगह, हर जगह बढ़ी, और खास करके आप जो कह रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष में तो जितनी सीटें टोटल बढ़ी हैं उसमें से बीजेपी ही जीती है ज्यादातर। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी की 50% से कम है टैली, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, यानी मेयर इलेक्शन में बीजेपी 100% सीट जहां जीत रही है, वहीं नगर पंचायत सदस्य के चुनाव में सिर्फ 20% सीटें जीती है, क्योंकि वहां पर लगभग 55-60% सीटें तो इंडिपेंडेंट्स बिल्कुल जीत के आ रहे हैं जी। कबूल। तो क्या आपने जो कि बहुत करीब से इस चुनाव को देखा है, बिल्कुल ग्राउंड से लेकर और आंकड़ों के एनालिसिस तक, तो आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव को 2024 के लिए इस चुनाव, अगर इस चुनाव से संदेश लें तो क्या बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अखिलेश नाकाम है? 2024 के लिए एक तरीके से लोगों ने अखिलेश को कह दिया है कि भाई आपके ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। देखिए नीरज भाई, एक चीज इस चुनाव में जो दिखी है, मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश अगर किसी के लिए है तो वो अखिलेश यादव के लिए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी गंभीरता के साथ और जितनी रणनीति के साथ चुनाव लड़ी थी, नतीजे उसके पक्ष में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, उसी तरह से उसके नतीजे भी उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी 8 महीने पहले, आप अगर देखेंगे तो 8 महीने पहले वो ऐसा लगा कि वाकई अब की समाजवादी पार्टी नगर निगम चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लड़ने जा रही है। उन्होंने पूरे 17 जो नगर निगम है, 17 नगर निगम में एक एक प्रभारी, उसके साथ साथ वहां के जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण के लिहाज को देखते हुए, धार्मिक समीकरण को देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति की और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। लेकिन आखिर में जब टिकट बांटने की बातें आई तो उसमें उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने गलती की जिस तरह से 2022 के चुनाव में गलतियां की, और उसका खामियाजा वो नतीजों में तब्दील होता दिखा। अब आप समझिए कि अगर समाजवादी पार्टी इसी तरह से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पे टिकटों के वितरण में कहीं पार्टी का कैंडिडेट भाग जा रहा है, तो कहीं पार्टी के का टिकट दे के फिर नाम वापस लेना, फिर नए कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, कहीं नामांकन कर लिया है तो निर्दलीय को समर्थन करना, इस तरह की कई जगह दिक्कतें रही। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी जो है किसी तरह की चुनाव में तैयारियों के बजाय वो तुकबंदी और उस तरह से चुनाव को लिया, गंभीरता के रूप से लिया, और उसका नतीजा भी उसके पक्ष में रहा। जबकि समाजवादी पार्टी इस बात को जानती थी कि शहरी इलाकों में जो सियासी समीकरण है उसके पक्ष में नहीं है, केवल वो एक वोट के सहारे, खासतौर से जो मुस्लिम वोटर हैं उसके सहारे वो गेम, जो खासतौर से शहरों में अच्छी खासी संख्या में हैं, उनके सहारे वो नतीजों को प्रभाव करना चाहती थी। लेकिन वो चीजें नहीं दिखी जिस बात का कुमार शेख जी ने अभी जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम मतदाता अब नए प्रयोग की तौर पर। अगर नीरज भाई देखेंगे तो जिस तरह से बंगाल चुनाव या दिल्ली चुनाव, जो एक मुस्लिम वोटिंग पैटर्न ट्रेंड दिख रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरा रहा है और जो लड़ रहा है उसकी तरफ पूरी तरह से वोट एकजुट होके एक पक्ष में देता रहा। और वो चीज मुझे अभी कर्नाटक में जरूर दिखी कि कर्नाटक में मुसलमानों ने जिस तरह से एक मुक्त होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, यहाँ तक कि जनता दल सेकुलर को भी इग्नोर कर दिया। लेकिन वो चीज उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने शहरों में जो एक प्रयोग के तौर पे जिस बात का कुमार अभिषेक जी जिक्र कर रहे थे वो दिखा। इसीलिए जहां पे अभी 1 साल पहले समाजवादी पार्टी एक अच्छा सीटें लाने में सफल रही थी, वहां पे नतीजे उसके खिलाफ चले गए, चाहे वो मुरादाबाद हो या बरेली हो, सहारनपुर हो, रायबरेली हो,
अमेठी हो, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां समाजवादी पार्टी जो है अभी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से उन जगहों पे जहां वो जीत सकती थी, जीतने के बावजूद अगर सही तरीके से टिकटों का वितरण अखिलेश यादव किए होते और वाकई अगर वहां के सियासी समीकरण को साधते तो निश्चित तौर पर नतीजे उनके पक्ष में थे। लेकिन वो इन जगहों पे वही चूक कर गए। इसी तरह से 2022 में जो उनकी खुशफहमी है, या उसको हम गलतफहमी कहें, हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन हम खुशफहमी कहेंगे कि वो बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ उनके पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए जिस तरह से संजीदगी के साथ चुनाव लड़ा, नतीजे आप देखें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या उस तरह से चुनाव लड़ रही थी? नहीं लड़ रही थी। इसीलिए नतीजे भी उनके खिलाफ रहे। जबकि ये चुनाव बार-बार कहा जा रहा था कि 2024 का सेमीफाइनल है और ये चुनाव विपक्ष के लिए जीतने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विकल्प बनने की लड़ाई थी। समाजवादी पार्टी जो है इस बात को, जो आंकड़ों की बाजीगारी में अपने वो दिखाना चाहती कि उनको वोट ज्यादा मिला है और वो वोट के आंकड़ों से अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है आज भी जो है 2017 से ज्यादा वोट लाए हैं निकाय चुनाव में। जबकि वो पिछली बार अगर 2017 में देखें तो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की सीटों पे समाजवादी पार्टी सभासदी के चुनाव में मुझे लगता है बहुत कम जगहों पे टिकट वितरण से लड़ी थी और कैंडिडेट लड़ी थी। जबकि नगर पंचायत नगर पालिका में चुनाव लड़ी थी अध्यक्ष के चुनाव में, लेकिन सदस्यों के चुनाव में और सभासद के चुनाव में वो नहीं लड़ी थी। इसीलिए अब की जो उनके नंबर आ रहे हैं वो ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, वोटिंग में वो ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए वो उसको अपने आप को दिखा रहे हैं। ये तो खास तौर से अपनी खामियों को ढकने का एक वो है। जबकि अगर सीटों में देखें नीरज भाई, तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नगर निगम चुनाव में 2 सीटें लूज करती है। इसके अलावा नगर पालिका में जैसी आती है उस वहां पे उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में घटती है, वहां निर्दलीय जो है संख्या में ज्यादा होती है, या समाजवादी पार्टी भी आंकड़ों के आसपास ही खड़ी नजर आती है। लेकिन 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में तो क्लीन स्वीप करती है, नगर पालिका में अपने जो आंकड़े हैं उसको दुरुस्त करती है और उस दुरुस्त करने के साथ साथ एक बड़ी संख्या में बढ़ाती भी है। अभी तिवारी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, तो अगर नगर पालिका और नगर पंचायत के आंकड़े देखें तो नगर पालिका के चुनाव में वो 45% के आसपास दर्ज करती है जीत, लेकिन नगर पंचायत में वो 30 से 32% के आसपास उनकी सीटें रहती हैं। यहाँ भी निर्दलीयों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो जिस तरह से शहरों से ग्रामीण इलाके में बढ़ रही है और उसके वोट आप मतलब उन इलाकों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जिसे एक समय शहरी इलाके की पार्टी कहा जाता था, अगर वो जो कस्बे एक सेमी शहर हैं या कस्बे हैं वहां पे भी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखती है और नतीजों को और बढ़ाती है पिछली बार से ज्यादा, तो निश्चित तौर पे ये खतरा समाजवादी पार्टी के लिए है। क्योंकि अब आने वाले समय में 8 महीने के बाद चुनाव है। जिस विपक्षी एकता के उसमें अखिलेश यादव जिस कांग्रेस को दरकिनार करके चल रहे थे, वो कांग्रेस नगर निगम के चुनाव में 3 सीटों पे नंबर 2 की पोजीशन पे रहती है। मुरादाबाद में बहुत मामूली वोटों से कांग्रेस हारती है। तो ये बड़ी बात है, जहां पे अभी 1 साल पहले समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने में सफल रहती है, उस सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे आना, यानी कि मुसलमान वोटर अब सपा के बजाय उस सीट पे कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे आजमाया। मेरठ में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में वहां पे वो एमआईएम की तरफ जो है मूव करता है। अखिलेश यादव का एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हम वहां पे गुर्जर कैंडिडेट उतार के और वो जो खतौली का समीकरण था खतौली वाले चुनाव का, उसको दोहराना चाहते थे, लेकिन ये नतीजे यहाँ पे उल्टे पड़ जाते हैं। यही इसी तरह से रायबरेली में समाजवादी पार्टी जो है अभी विधानसभा चुनाव में 4 सीटें मतलब वहां से जीतती है, 1 सीट पे नंबर 2 की पोजीशन पे रहती है। यानी कि अगर वो उस लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, 5 जो सीटें हैं 5 में से 4 जीतती है, 1 नब्बे 5,000 वोटों से वो हार जाती है, लेकिन वहां भी वो अच्छी फाइट करती है। लेकिन और इससे पहले अगर नतीजे देखें तो 3 नगर पंचायत होती हैं, जीतती रहती है। और अभी चुनाव से पहले तक जिस नगर पालिका की रायबरेली की हम बात कर रहे हैं वहां जीतती हुई नजर आती है समाजवादी पार्टी, लेकिन टिकट की गलती और अखिलेश यादव की जो ओवर कॉन्फिडेंस उस चक्कर में वो सीट नहीं पूरे जिले से साफ हो जाती है और जमानत तक जब्त हो जाती है। अमेठी में समाजवादी पार्टी गौरीगंज सीट जीती रहती है, उसको भी गंवा देती है और वहां बाकी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अखिलेश यादव, आपने देखा होगा नीरज भाई कि अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली में
अपनी सियासी संभावनाएं तलाश रहे थे कि हम 2024 के लिए, लेकिन इस नतीजों ने उनकी सियासी संभावनाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि जिस तरह से जहां पे उनको लग रहा था कि वहां का जो अमेठी में सबसे निर्णायक वोट वहां मुस्लिम मतदाता है, करीब 4-5 लाख, जो अपोजिशन का एक वोट माना जाए, वो वोटर ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। जिस सीट पे भारतीय जनता पार्टी 3 बार से नगर पालिका जीत रही थी जैस में, वो सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में चली जाती है और कांग्रेस वहां जो है करीब 15 साल के बाद वो सीट जीतती है और वो सीट जो है वैश्य और मुस्लिम बाहुल सीट है। तो अगर ऐसे में जीतना ये निश्चित तौर पे, और सपा का प्रदर्शन, वहां जमानत जब्त हो जाना, अमेठी जो शहर सीट है जहां पे उनके विधायक हैं वहां जमानत जब्त हो जाना, मुसाफिर खाने में जमानत जब्त हो जाना, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव और गौरीगंज सीट पे जो उनकी सीट होती है उसको गंवा देना, तो ये खतरे की घंटी है समाजवादी पार्टी के लिए। तो समाजवादी पार्टी अगर इन जगहों पे जहां पे थी, अब वहीं पे अगर देखते हैं हम दूसरी तरफ, तो कांग्रेस एक विकल्प बन के खड़ी रहती है। कांग्रेस एक वहां पे उस स्पेस को भरती है। तो मुझे लगता है कि जो मतदाता है वो समाजवादी पार्टी की जगह अब एक नए, जिस बात का कुमार अभिषेक भाई जिक्र कर रहे थे, वो तलाश रहा है। और क्योंकि शहरी जो चुनाव है नीरज भाई, थोड़ा सा शहरी चुनाव के जो सियासी समीकरण है उसको भी हमें समझना होगा। शहरों में जो मतदाता है वो मतदाता है कौन? ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, मुस्लिम, पंजाबी, इसके बाद दलित में आ जाइए तो वाल्मीकि और जो है वाल्मीकि है और खटिक है। ये मतदाता शहरों में सबसे ज्यादा हैं और यही जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसमें अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई वोट बैंक है तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, दूसरे पे कोई क्लेम नहीं है। मायावती के पास क्या था? मायावती ने इसीलिए जो मुस्लिम वोटर है उसको देखते हुए एक सियासी प्रयोग किया, लेकिन उसके पास भी अगर देखें तो हम मेरठ और आगरा, इसके अलावा सहारनपुर सीट के छोड़ दें तो बाकी जगह जो उसका कोर वोट बैंक है वो नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत जगह पे बहुत ज्यादा सियासी प्रभाव नहीं डाल सकी। तो ये बहुत बड़ी चीज रही है नीरज भाई। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो समान वोटर है वो बहुत मजबूती से जुड़ा रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उस सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करना, नतीजे दोहराना, निश्चित तौर पे वो इसकी एक बड़ी आधारशिला बनी है। अगर इस चुनाव को हम 2024 से जोड़ें तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वोटर जो खासतौर से ओबीसी वोटर है वो इससे अलग है, जिस पे समाजवादी पार्टी अपनी क्लेम करती है। जी अमिताभ जी, बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना था कि यूपी के अंदर 2 ही तरह का वोटर रह गया है, एक वो जो बीजेपी को जिताना चाहता है और दूसरा वो जो बीजेपी को हराना चाहता है। अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तब तो सीधा सीधा यही था कि वो एक ही तरह का वोटर है, वो बीजेपी को हराना चाहता है। तो क्या ये चुनाव बताते हैं हमें, हालांकि हो तो विधानसभा में या लोकसभा में हो सकता है पैटर्न बदल भी जाए, लेकिन ये चुनावों पर नजर डालें तो क्या ये दिखाता है कि नहीं, सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराना और बीजेपी को जिताना, बल्कि वोटर जो है वो कई खांचों में बट गया है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेस्ट बाइपोलर है कि नहीं। जैसे अगर कर्नाटक का एग्जांपल दिया, बहुत बेहतरीन एग्जांपल कुबुल ने दिया, तो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन कांग्रेस के फेवर में क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पोजीशन में थी बीजेपी को हराने के, जेडीएस नहीं। उसी तरह से 2022 का चुनाव अगर हम देख लें तो प्रचार से मायावती गायब रहती है। मीडिया परसेप्शन, सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव एज अ मेन कंटेंडर उभर के आए और उनको उसका एक फायदा मिला, जो एंटी बीजेपी जो वोट आप कह रहे हैं एसेंशियली उसका कंसोलिडेशन हो गया और उसमें से खास करके माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हो गया। 80% से ऊपर वोट माइनॉरिटीज का मिला, जो कि इससे पहले कभी 50% से ऊपर भी नहीं मिला था समाजवादी पार्टी को, बिखराव था। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं होते थे यूपी में, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होते थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच। तो एक तो बाइपोलर नेचर के हिसाब से यहाँ पे भी जैसे कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में लिख रहे हैं, फर्स्ट फेज के प्रचार में फैमिली गायब थी, करेक्ट। तो जब आपने एक अग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं करी है और पिच तैयार नहीं करी है, इसका मतलब है कि आप जनता को इकलौता कंटेंडर नहीं दिख रहे हैं। और वैसे भी ये काफी हाइपर लोकल चुनाव होता है, जैसे ही आप मेयर से नगर पंचायत तक पहुंचते हैं तो इंडिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो वैसे भी बाइपोलर करना इसको बहुत मुश्किल है। दूसरा, मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं ये धारणा जरूर उठ के आई है, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कि अगर 80% से ऊपर वोट करने के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी हार रही है, और समाजवादी पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मुस्लिम
कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है। समाजवादी पार्टी में आज मुस्लिम चेहरा कौन है ये भी कहना काफी मुश्किल है। उनका लीडर कौन है मुस्लिम समाज से? आजम खान इकबाल, तो कोई नाम याद नहीं आता। ऑफ कोर्स वहां पे आप जरूर 4-5 नाम गिना सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भी हम देख रहे हैं कि AIMIM मैंने देखा था काफी इंटरेस्टिंग, जो रजत ने मुझे डेटा भेजा था, 1 सीट पे सेकंड जी। ये वो धड़ा है वोटर मुस्लिम समाज का, जो अपने समाज को वोट करेगा। अगर और भी पार्टीज ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं तब वो डिसाइड करेगा कि भाई इसमें से कौन बेटर है जीतने के लिए। अभी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक समाज में ये एक्सेप्टेंस भी है कि बीजेपी को अभी कुछ समय तक हराना मुश्किल है, या ये पार्टीज इस फॉर्म में नहीं हरा सकती है। तो क्यों ना मेजॉरिटी कम्युनिटी कह लीजिए, आप उसको मेजॉरिटी पार्टी कह लीजिए, उसके गुड बुक्स में रहने पे भलाई है। बीजेपी ने भी एक ऑलिव ब्रांच दिया है, 300-350 कैंडिडेट दिए अक्रॉस पोजीशंस, जिसमें से 40-45 लोग ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि जीत कर भी आए हैं। ठीक है, तो एक तो बाइपोलैरिटी ऑफ द कॉन्टेस्ट, एक समाज में 3 धड़े हो गए हैं। तीसरा, समाजवादी पार्टी हरा सकती है कि नहीं हरा सकती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो गया। और कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टीज हैं जो आज भी एक अरिथमेटिक की तरह किसी आज के चुनाव को समझ रही है कि दलित प्लस मुस्लिम ऐड कर लिया 20 और 20 40% है तो हमें 40% आ गया और हम निकल गए। बट अब इलेक्शन में लाभार्थी फैक्टर की वजह से सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो है उसका तड़का लग गया है। तो क्लास और कास्ट का तड़का है, तो सिर्फ जातिगत पॉलिटिक्स करने से आप नहीं जीतेंगे। अगर गरीब गुरबा आपकी जाति का, यानी आपकी जाति का, यानी आपका जो मेन वोटर है उसकी जाति का है, और अगर उसे किसी सरकार की योजना से फायदा मिल रहा है, तो वो हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट कर रहा है, नॉन जाटा वोटर भी वोट कर रहा है, यादव समाज से भी वोट मिल रहा है, समाज का भी थोड़ा परसेंट वोट मिल रहा है, 5-6% भी वाले आज के डेट में। तो पॉलिटिक्स की डायमेंशन भी चेंज हो रही है। आज 24/7 पॉलिटिक्स का जमाना है, उसमें अगर आप गायब रहे, कैंपेन ना करें, या कैंपेन करने उतरे जब आपको आपके सपोर्टर्स फोर्स कर दे, तो एक तरह से तो आप मतलब पहले ही गिव अप कर दिया चुनाव। जी। कबूल, मायावती ने जब 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया तो लगा कि एक बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर लेके आई है मायावती, और मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह से वो लेंगी या नहीं लेंगी, लेकिन कुल मिला के उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त तरीके से सुधरेगा। तो मायावती तो मेयर चुनाव में पिछली बार 2 सीटें जीती थी, वो भी गंवा दी हैं, और 8-9 जगहों पर नंबर 3 पर है वो। जमानत भी जब्त हुई है, अखिलेश की भी हुई है और उनकी पार्टी की भी हुई है। तो ये मायावती को लेके इस चुनाव में क्या संदेश है? क्या मायावती की वापसी हुई है, या फिर मायावती को विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर नकार दिया गया है और 2024 के लिए उनकी राहें जो है वो और मुश्किल हो गई? देखिए नीरज भाई, ये चुनाव मायावती के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश लेके आया है। मायावती जिस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया है दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को, ये कोई पहली बार मायावती ने नहीं किया है। मायावती इस चुनाव को अगर हम देखें तो 2012 से लगातार यही एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हर बार बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम समुदाय से लोगों को टिकट देती हैं और वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सामाजिक स्थितियों अगर हम देखें तो कभी भी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन मायावती का बहुत सफल नहीं रहा। 2007 का जो चुनाव है, अगर उसको हम छोड़ दें, उस वक्त जो लहर थी, उसके अलावा कभी भी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन सफल है। ये हम आज की बात नहीं, बल्कि अगर हम बैकग्राउंड में पीछे भी जाएं तो डॉक्टर फरीदी ने भी एक बार कोशिश किया था दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की, वो भी नहीं सही हुआ। 1967 के दौर में वो भी नहीं सही रहा और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद और भी जो जितनी भी दलित राजनीति 2-3 वो हुए, उसमें भी अगर देखें तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा है। उसकी सामाजिक स्थितियों का है और उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से दलितों के साथ जो एक खास तौर से मेजोरिटी कम्युनिटी में जो देखने का नजरिया अपर क्लास का, उसी तरह से मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाता भी दलितों को उसी तरह से देखता है। इसीलिए दोनों की परिस्थितियां जो है उस लिहाज से कभी भी वो चीजें नहीं बन पाती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन मायावती का हर बार होता है, क्योंकि मुसलमानों में भी चुनाव लड़ने की एक बहुत ज्यादा लालसा है, इसलिए बड़ी संख्या में वहां आसानी से टिकट मिल जाता है। अगर वो देखा जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना में, तो बसपा से टिकट लेना
किसी भी नेता के लिए ज्यादा आसान होता है। वहां की वो दूसरी ऐसा नहीं है कि कैडर बेस्ड आदमी है या पार्टी से लंबे समय से जुड़ा है तभी टिकट मिलेगा। वहां के टिकट देने की जो कार्य पद्धति वो दूसरी तरीके से है और इसलिए बहुत आसानी से मुसलमानों के जो है टिकट मिल जाता है। और जिस तरह से राजनीतिक जो है लोगों के अंदर लालसा आई है तो ऐसे में लड़ने की संख्या मुसलमानों में बहुत है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को मायावती चुनाव लड़ा रही थी मुसलमानों को, वो चुनाव लड़ने वाले कौन लोग थे। कुछ लोग अचानक पहली बार लड़ने आ गए, कुछ लोग बहुत दिन से किसी पार्टी में ठिकाना नहीं मिला, जो चाहे वो इमरान मसूद हो गए काम सपा ने उनको साथ नहीं साधा तो वहां चले आए। तो इस तरह से बड़ी संख्या में जो चुनाव लड़ने वाले मायावती के थे वो कोई ऐसा नहीं कि वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने आए थे, वो वहां पे चुनाव जीतने आए थे वक्ती तौर के लिए। इसीलिए वो वक्ती तौर पे कोई चीज सफल नहीं होती है। तो ये था मायावती का। और मायावती दरअसल केवल वही जो अभी तिवारी जी कह रहे थे कि वो 10-20 का जो जोड़ रही है, 10% मुस्लिम दलित और 20% मुस्लिम मिला के 30%, अगर 30% आ गया तो हमारी जीत हो जाएगी। जबकि ये राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। मायावती अपने आप को घर से बाहर नहीं निकाल रही। जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चाएं हैं उससे मायावती दूर हो चुकी हैं, उन चर्चाओं से बाहर हैं। मीडिया की में अगर हम बात करें तो मायावती के मीडिया की चर्चाओं में भी नहीं है। तो मायावती जब नहीं है तो जब मतदाता के दिल में कैसे होंगे। सिर्फ आप बैठ के पीसी करके और राजनीतिक समीक्षा करके और कोऑर्डिनेटरों के सहारे आप जो है, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो भी कैसे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा मंत्र है या कोई ऐसे जनाधार वाले नेता हैं, सब छोड़ के चले गए हैं पार्टी में। एक आध जो नेता बचे हैं वो भी हाशिए पे हैं। तो मुझे लगता है कि मायावती की जो सियासत है ये चुनाव में वही समीकरण बैठाने की, मुझे लगता है समीकरण बैठा के उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये साफ संकेत है। हाँ ये जरूर है कि कुछ सीटों पे उनको उन सीटों पे वोट मिले हैं जहां पे बसपा पहले से मजबूत हुआ करती थी और इस समीकरण में वो थोड़ा सा फिट बैठ रही थी, चाहे वो आगरा हो, सहारनपुर हो जैसी सीटों पे। गाजियाबाद में भी नंबर 2 पे रही है लेकिन गाजियाबाद के अलग स्थितियां रही हैं। तो मायावती के ये कॉम्बिनेशन पे, लेकिन इसके अलावा हम अगर दूसरी जगह पे जाएं तो वो चीजें नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि मायावती की जो एकला चलो की नीति है और जातीय दो दो करके 2 दूनी 4 का समीकरण बैठाने का खेल है, वो कहीं ना कहीं मायावती के लगातार जो है हंसिए पे जा रहा है। उनका वोट जो है अगर हम दूसरी जगह पे देखें, चाहे वो मुरादाबाद हो, सहारा और बरेली हो, शाहजहांपुर हो, फिरोजाबाद हो, यहाँ पे या फिर लखनऊ हो, लखनऊ भी मुस्लिम उतारा लेकिन क्या राजनीतिक असर हुआ है सबके सामने है। तो मुझे लगता है इन चीजों को भी मायावती को सोचना होगा कि जब जी तक जमीन पे उतरे बिना, जमीन पे सक्रिय हुए बिना मायावती के का चेहरा जो अभी भी बसपा में वो चेहरा मायावती का है। अगर मायावती उस संजीदगी के साथ उतरेंगी तो मायावती का होगा। 2019 के चुनाव में मायावती को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के बाद मिली 10 सीटें, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने में मायावती फेल्योर रही। इसीलिए राजनीतिक असर भी 2022 के चुनाव में हम लोगों के सामने है कि 1 सीटें मिली। और इस बार भी मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय हुई और एक प्रयोग करने के लिए केवल वो की, लेकिन क्या जमीन पे दलित मुस्लिमों को जोड़ने की कोई कवायद मायावती कर पाई है? नहीं कर पाई। इसीलिए चुनाव में सियासी हश्र भी क्या हुआ है वो सामने है। अगर मायावती इसी फार्मूले में गई तो 2024 के लिए भी बड़ा संकट। लेकिन दूसरी बात नीरज भाई, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात का अमिताभ जी अभी जिक्र कर रहे थे, 395 टिकट जो है बीजेपी ने दिया था इस चुनाव में, हाँ मुसलमानों को, और उसमें ज्यादातर एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि पसमानदा समुदाय से हम दें। लेकिन राजनीतिक अगर हम पिछली बार के चुनाव से ही हम अगर उसका विश्लेषण करें तो वो बहुत बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप देखेंगे कि नगर पालिका की सीट पिछली बार बीजेपी के पास 2 मुस्लिम की थी, दोनों बीजेपी ने गंवा दिया। नगर पालिका में बीजेपी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, 5 सीटों पे कैंडिडेट दिया और सब हार गए। 6 जो नगर पंचायत के चुनाव में करीब 32 से 34 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे, उसमें से महज 5 जीत के आए हैं और 5 में सिर्फ 1 पसमानदा है, 4 अप्रत्याश है। ठीक है, इसके अलावा 360 टिकट जो है बीजेपी ने पार्षदी में जो अलग अलग निकायों के पार्षद सीटें हैं उसमें दिया था। उसमें से सिर्फ जो है जीतने वालों की संख्या जो है वो कभी बीजेपी दावा कर रही है कि 60-65 जो है वो बढ़ रहा है उनका, लेकिन हकीकत यह है कि 35 सीटों पर जीती है। बाकी जगह जो निर्दलीय जीते हैं या बीजेपी से जुड़े रहे हैं उनको वो निर्दलीय लड़के, क्योंकि वो मुस्लिम वोटों की वजह से वो एक खतरे घंटी। लेकिन बीजेपी को जो वोट अभी मिलता हुआ दिखा है मुझे कुछ जगहों पे स्थानीय जो कैंडिडेट है, निकाय चुनाव का जो चुनाव है बहुत ही छोटे लेवल पे है, 1 to 1 कैंडिडेट का भी इमेज होती है।
ऐसे में बहुत जगहों पे कैंडिडेट के वजह से भी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। लेकिन इसको ये मान लेना कि ये मुस्लिम मतदाता स्वाभाविक रूप से बीजेपी में जा रहा है या लाभार्थी योजना के तहत जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वहां पे स्थानीय जो समीकरण है, क्योंकि जो निकाय चुनाव होते हैं नीरज भाई, जब नगर निगम से और नीचे आते हैं तो ऑटो का ट्रांसफर होता है। मान लिया कोई आदमी पार्षद का चुनाव लड़ रहा होता है और कोई चेयरमैन का, तो चेयरमैन से कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने समुदाय को वोट हमें खिला दीजिए, हमारे समुदाय का वोट आप ले लीजिए। इस वजह से भी आप बताएं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे अपनी ही नगर पंचायत, अपने ही वार्ड की हम एक बात बता दें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से नीरज भाई 65-66 वोट मिलता रहा। वोटर, हिंदू वोटर करीब 130 वोटर हैं, लेकिन उसने इस बार जो वोट किया उसमें वो करीब 100 वोट हिंदू वोटरों ने वोट किया, जिसमें करीब 35 से वोटर जो है उसमें वो वाल्मीकि खासतौर से सफाई कर्मियों के हैं, जो कि वहां के एक सपा कैंडिडेट उनके पक्ष में वो हमेशा रहता है, वो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वही 65 वोट बचते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। इसके अलावा करीब जो है वहां पे 120 वोट मिलता है नीरज भाई बीजेपी को। 120 वोट जो मिलता है उसमें वो 45 वोट मुसलमानों का, वो 45 वोट मुसलमानों का वो एक दूसरे के वार्ड मेंबर के और उसके जो आपसी तालमेल है उसका वोट, स्वाभाविक भाजपा का वोट नहीं गया, न ही किसी योजना के तहत गया है, लेकिन वो उसकी वजह से चला गया, कैंडिडेट का और उसके बीच का जो तालमेल रहा। तो मुझे लगता है कि इसको इस नजर से भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे एक संदेश देने की, एक एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट, अगर मैं आज भाजपा के ही एक बड़े नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम ही हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये अशरफ वाला अतीक वाला कांड ना हुआ होता तो मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसमें बड़ी सफलता मिल जाती। तो मुझे लगता है कि उनको इसको भी लाश हुआ, वो अपनी किस तरह से उसको देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उस 35-40 जो सीटों पे टिकट को मुस्लिम को जिता के अगर उसको उसकी जीत का उत्साह मना रही, तो मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए नहीं है। क्योंकि अगर देखें हम विधानसभा चुनाव में या उससे पहले लोकसभा चुनाव में, तो 8 से 9% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा मुसलमानों का गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, गुल भाई, मेरा एक सवाल अमिताभ जी से है। मैं आपको यहाँ पर रोक रहा था, आप ही के सवाल से मैं ले रहा हूँ। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है सारे दलों में, इनफैक्ट कुछ % बीजेपी को भी मिला है, आपको लगता है कि ये सिर्फ स्थानीय वजह से वो मिला है, या बीजेपी के प्रति भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुसलमानों का झुकाव आया है? और एक बात जो जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले अभी कबूल भाई, कि अगर ये अतीक का कांड नहीं हुआ होता तो कहीं ज्यादा मुस्लिम वोट मिलते, और उसका एक जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मुस्लिम्स ने सपा, कांग्रेस, बसपा सबको दे दिया, और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था बीजेपी को भी दे दिया, और बीजेपी इस लिहाज से देखा जाए तो 70 के आसपास सारी सीटें दी है। तो क्या वो गुस्सा भी कोई वजह है, और या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बस लोकल स्थानीय स्तर पे आपसी केमिस्ट्री और आपसी पहचान की वजह से ये सीटें बीजेपी जीती? देखिए, स्थानीय मुद्दे नगर पंचायत सदस्य के चुनाव में काम आ सकते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में काम आ, जैसे जैसे चुनाव आपका नगर पंचायत सदस्य से नगर निगम काउंसलर या वार्ड मेंबर और मेयर का चुनाव होता है, वैसे वैसे स्थानीय मुद्दों का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता जाता है। और अगर कबूल भाई के अनुसार 40 अगर जीते हैं, मान लेते हैं बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट 40 आउट ऑफ 400, 10% लोग जीते हैं, ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। अगर आप, इट्स अ गुड स्ट्राइक रेट विद अ न्यू एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। अब मुस्लिम समाज का वोट बटा है, सारे पार्टियों में बटा है इस बार, क्योंकि मुस्लिम समाज ने देख लिया कि जब हमने कंसोलिडेट करके भी किसी पार्टी को दे दिया तब भी हार गए, ठीक है, और कौन सा हमारा उससे भला हो गया, या कौन सा हमारे बहुत सारे मंत्री बन गए और बहुत सारे एमएलए बन के या एमपी बन के पहुंच गए, ठीक है। तो एक आई थिंक सबसे बड़ा आज सवाल ये है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े। हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर बीजेपी बढ़ा रहा है, या बीजेपी अगर हमारे लोगों को टिकट दे रहा है और उससे अगर हमारे लोग जीत करके जा रहे हैं असेंबली में या लोकसभा में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अतीक अहमद का जो एपिसोड है उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत असर हुआ हो इसका बीजेपी के मुस्लिम सपोर्ट पे, लेकिन
मतलब जो वोट आने वाला था वो नहीं आया है, मतलब वोट जो ऑलरेडी बीजेपी के पास था उसमें से कम नहीं हुआ ना, उसमें से तो बढ़ा ही है, तभी उसके 10% तो 8% वोट विधानसभा में मिले हैं, उससे ज्यादा मिला है, कम मिला है? अब इसमें तो कोई सर्वे वगैरह रहता नहीं है और बहुत मुश्किल है बता पाना, तो सीटों की संख्या में ज्यादा बता पाना मुझे उचित लगता है अभिषेक भाई उससे ज्यादा मिला है 2000, क्योंकि स्थानीय चुनाव में बहुत समीकरण हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं उसकी वजह से, क्योंकि स्थानीय चीजों पे तालमेल जो होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो चीज जो है होता है और उसका जो सोल्यूशन होता है उसमें जाता है। और स्थानीय चुनाव पे बहुत सारी चीजें वहाँ पार्टी बेस्ड नहीं रह जाती हैं, व्यक्ति विशेष होती हैं, और व्यक्ति विशेष में मुसलमानों का वोट अगर भाजपा के कैंडिडेट को मिल रहा है तो मिला है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरे 2022 में मैं अपनी ही विधानसभा को अगर लेता हूं तो वहां मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं, बहुत मामूली वोट मिला है, बहुत गिनती का, मुझे 1% अगर वोट मिल गया तो बड़ी बात मैं मानता हूं। लेकिन अभी नगर पंचायत के चुनाव में मुसलमानों का हम 10 नहीं बल्कि मेरे हिसाब से 10% से ज्यादा, 12 से 14% के आसपास वोट गया है, और वो वहां के नतीजों में भी दिख रहा है वहां की। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा अभी आएगा आखिरी तक कि क्या गया है, या एक कोई सर्वे एजेंसी अगर करती है, तो मुझे लगता है वो 10% से ज्यादा में आंकड़े में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 8% जो विधानसभा या 9% जो लोकसभा का वोट है, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। और ये बूथ वाइज दिख रहा है भाई, मेरे पास कई ऐसी नगर पंचायतों के आंकड़े अभी हैं जिसके मैं आपको बता सकता हूं, और मुस्लिम बूथों के जहां पे 99% मुस्लिम मतदाता है, वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी को 40, 45, 50 वोट मिल रहे हैं, तो ये बात दिखा रहा है कि जहां पे विधानसभा चुनाव में उस बूथ पे 0 वोट मिल रहा है या 1 वोट मिल रहा है, उन जगहों पे अगर 40-45 वोट मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आंकड़ा बढ़ा है, वो आंकड़ा घटा नहीं है अभिषेक भाई। जी अमिताभ जी, एक चीज हमने और देखी कि एक तकरीबन 182 कैंडिडेट मेयर चुनाव के लिए खड़े हुए थे, उनमें से 182 में से 32 अगर आप निकाल देते हैं तो तकरीबन 150 की 149 की जमानत जब्त हो जाती है। उसमें बीजेपी, उसमें बीएसपी के भी कैंडिडेट है, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं। तो ये बीजेपी मेयर का चुनाव खास तौर पर इतने बड़े बड़े मार्जिन से जीत रही है, तो जब हम गठबंधन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी को हराना है तो कोई ना कोई तो गठबंधन करना होगा पार्टियों को, या अखिलेश यादव ने जो छोटे छोटे गठबंधन किए हुए हैं वो उसके जरिए अपने जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या ये भी बीजेपी का जो ये बड़ा मार्जिन है जीत का, ये भी कोई संदेश देता है? देखिए, इसमें से इन चुनावों में अगर सबसे नजदीक कोई लोकसभा चुनाव के है तो वो मेयर का चुनाव जी, क्योंकि मेयर का चुनाव तो लोकल मुद्दों पे लड़ाई नहीं किया है, ऑपोजिशन ने भी नहीं लड़ाया लोकल मुद्दों पे, तो बीजेपी क्या लड़े, है ना। बीजेपी भी इसको स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनलिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस, ओबीसी सेंसस, ठीक है, तो यहीं पे नैरेटिव आप जीत जाते हैं। और बीएसपी तो सीधा ही D+M कार्ड खेल करके चुनाव लड़ी। अगर मेयर के चुनाव में तीनों पार्टियों का वोट शेयर ऐड कर दें, 20 और 13 और 11, उससे भी ज्यादा बीजेपी का वोट है, 48% वर्सेस 44%। और हमने देखा है महागठबंधन 2019 से मजबूत कोई अलायंस न हुआ होगा यूपी में और न हो सकता है जी, क्योंकि इसमें जैसे ही कांग्रेस ऐड होगा तो या तो समाजवादी पार्टी बाहर होगी या बहुजन समाज पार्टी बाहर हो जाएगी इस अलायंस से, करेक्ट। तो इसलिए मतलब 100% अलायंस तो हो नहीं सकता। और उस अलायंस में भी ये जो आप 44% ऐड कर रहे हैं, जैसे ये चारों पार्टीज जुड़ जाएंगी, तीनों पार्टीज, इसमें से एंटेगोनिस्टिक वोट ब्लॉक जो है वो छट जाएंगे, ब्राह्मण वोट जो कांग्रेस को दे रहा है वो निकल जाएगा यहाँ से। इसीलिए तो महागठबंधन क्यों चुनाव हारी, पेपर पे तो बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर था उनका, हम तो यहाँ पे कम की बात कर रहे हैं मेयर के चुनाव, क्योंकि जो भी राजपूत या ब्राह्मण थोड़ा बहुत वोट पड़ता था सपा या बसपा को, वो छिटक गया। दलित वोट कुछ नाराज हो गए, जैसा कुबोल जी कह रहे हैं, ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस, वो चले गए भाजपा की तरफ। तो कोई भी अलायंस में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस सरकार की पॉपुलैरिटी
कैसे कम हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई 2-4 लोग मिल जाए ना, कोई ना मिले और अगले 6 महीने में 9 महीने में इस सरकार का कोई फैसला हो जाए जिससे इसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर जाए, तो विपक्ष आ जाएगा गेम में, है ना। आज अगर कर्नाटक में चुनाव हुआ तो नेशनल लेवल पे क्या चेंज हुआ है उससे पहले? कुछ भी चेंज नहीं, बीजेपी वैसे ही पावरफुल थी, वो अपने उसी अंदाज में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन क्या चेंज हुआ? वहां की सरकार अनपॉपुलर थी, वहां की सरकार ने काम नहीं किया। तो अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ये बनाना है कि यहाँ की सरकार एरोगेंट हो जाए, यहाँ के एमएलए और मिनिस्टर्स एरोगेंट हो जाए, और ये लोग, इन लोगों का कनेक्ट जनता से टूट जाए, या नेशनल लेवल पे बीजेपी कोई फैसला ले और उल्टा पड़ जाए बीजेपी को, खुदा न खास्ता उल्टा पड़ जाए, मतलब खुदा न खास्ता फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो इसकी उम्मीद है। कर्नाटक में तो बिना ऑपोजिशन यूनिटी के कांग्रेस जीती है ना, और कांग्रेस जो कर्नाटक में जीती है उसने बीजेपी का वोट नहीं लिया है, उसने वोट लिया है जेडीएस का। आप ये समझिए बात को। कांग्रेस का आज जो वोट है, अगर कांग्रेस गेन करती है उत्तर प्रदेश में, जैसा कबूल जी कह रहे हैं, तो किसका वोट कम होगा? ये इसके ऊपर काफी डिबेट हुआ है यूपी तक में 2022 के चुनाव में, और हमेशा होता रहता है, अरे बीजेपी का ब्राह्मण वोट चला जाएगा, अरे कांग्रेस का ब्राह्मण वोटर है ही नहीं तो कहां से चला जाएगा। आज भी कांग्रेस का जो ब्रेकअप है वोट में, उसमें ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम समाज का है। तो मुस्लिम समाज का वोट अगर कम होगा तो जाहिर तौर पे अखिलेश, अगर कोई अलायंस होगा तो करेक्ट। तो मुझे लगता है कि, और पार्टीज को अपना कनेक्ट बढ़ाना, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि मायावती जी सिर्फ इलेक्शन के टाइम नजर आती हैं, अखिलेश अनविलिंगफुली, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं इस चुनाव में कैंपेन करते दिख रहे हैं, और अचानक ही जब कोई चुनाव होता है तभी दिखते हैं। देखिए 24/7 ग्राउंड पे रह के लोगों के मुद्दों को सुना है और वेट कर रहे हैं कि ये लोग कभी एरर करें और जिसको आप अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। कुमार अभिषेक, आप कबूल जी से कोई सवाल लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वही जानना समझना भी चाह रहा था। जैसे कबूल भाई, अभी कर्नाटक के भी नतीजे आ गए, मुस्लिम वोटों की का बिखराव हमें उत्तर प्रदेश में दिखा। कांग्रेस बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के प्रफुल्लित है, खुश है कि एक तरफ कर्नाटक के नतीजे आ गए, 2-3 स्टेट के नतीजे आ जाएंगे इस साल के अंत में। उन्हें लग रहा है कि ये जो मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, ये अखिलेश यादव से एकदम से टूटेगा और कांग्रेस पर पूरी तरीके से चढ़ जाएगा, और उसके बाद उनकी स्थिति भी, वो भी रिवाइवल के मोड में आ चुके हैं और पूरी तरीके से रिवाइव कर जाएंगे। क्योंकि अगर मुस्लिम वोट निकल करके आएगा और 2022 में मुसलमानों को के लिए कांग्रेस ही ऑप्शन दिख रही है, अगर देश में बढ़ रही है, तो आपको ये दिख रहा है क्या कि सपा और ज्यादा नुकसान में जा सकती है और कांग्रेस सचमुच रिवाइवल की स्थिति में आ सकती है? देखिए, ये बात तो सच है कुमार अभिषेक भाई कि समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना चाहती, अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की जो इमारत खड़ी है आज, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही वोट के आधार पे खड़ी हुई है। 1989 में कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी की एक गलती कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर किया है और समाजवादी पार्टी को एक मजबूती दिया। जिस दिन समय कांग्रेस समर्थन वापस लिया, इनसे जनता दल ने लिया था मुलायम सिंह यादव से, उस वक्त जो है नारायण दत्त तिवारी ने ही कांग्रेस का समर्थन दे दिया कर मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई थी। अगर वो सरकार उस दिन गिर गई होती नीरज भाई, तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वजूद में भी नहीं हुई होती, मुझे लगता है। क्योंकि उसके बाद से जो मुलायम सिंह यादव ने अपने तेवर दिखाए, लोकप्रियता बढ़ाई है, और वही वजह है कि नारायण दत्त तिवारी के एहसान को मुलायम सिंह यादव मरते मरते उस एहसान को मानते रहे। और कांग्रेस में जो लोग थे वो हमेशा इसी बात को लेकर कोसते रहे, दोनों चीजें रही। और समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव भी इस बात को, कभी भी मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ समर्थन करने के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है तो उन्हीं के वोट बैंक जो जिसपे वो खड़े हैं, उसी जमीन पे कांग्रेस खड़ी होगी, उसी जमीन को वो कब्जाएगी।
अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे, ये बात है कि ब्राह्मण वोटर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोटर कांग्रेस का वोटर नहीं रहा, बहुत पोर वोट बैंक रहा है 90 से पहले तक, और बहुत वो रहा है। लेकिन वो वोटर और जो कांग्रेस में ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दौर में मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री काल रहा हो या जो उनका राजनीतिक वर्चस्व रहा है, वो कांग्रेस के दौर में रहा है, वो किसी और पार्टी के दौर में उनको नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण बहुत मजबूती से है, लेकिन जो प्रभाव राजनीतिक वर्चस्व जो है कांग्रेस के दौर में रहा वो नहीं रहा। वो भी इस इंतजार में है कि हम अगर कांग्रेस, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता ये जानता है कि हम अभी कांग्रेस में जाएंगे तो कुछ मिलने मिलाना नहीं है। अगर कांग्रेस के अंदर मुस्लिम वोट शिफ्ट होता है तभी वो वापस आने की, दूसरे वोट उसके साथ जुड़ने की एक आधार मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग ये कर्नाटक के चुनाव, जो कर्नाटक का चुनाव है, अगर उस चुनाव के नतीजों को देखें तो मुझे लगता है एक चीज थोड़ी सी तब्दीली दिखेगी। जो अभी तक विपक्षी एकता में कांग्रेस के साथ दूरी बनाए रखे रहे थे, वो उस केंद्र में कांग्रेस अब आ गई है। विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस की बातें होने लगी हैं। जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते उनके सुर बदले हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो। आप ममता बनर्जी का स्टेटमेंट देख लें तो भी, आप दूसरी तरफ जो खासतौर से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी है, कल ही अभी तक वो बिखरी हुई नजर आ रही थी, वो पहली बार कल ही बैठक करती है शाम में और ये तय करती है कि अब महाविकास आघाड़ी रैली करेगी, और रैली में जो तीनों दल हैं उनके नेता वहां मौजूद रहेंगे। क्योंकि इससे पहले तक अभी तक जो रैलियां हो रही थी उसमें केवल उद्धव ठाकरे ही नजर आ रहे थे या एनसीपी कुछ नेता, शरद पवार भी नहीं शामिल हुए थे, कांग्रेस के जो नेता थे वहां के नाना पटोले वो भी नहीं शामिल हो रहे थे। लेकिन अब शामिल होने की सहमति बनी और ये सहमति कर्नाटक चुनाव के बाद बन रही है। संजय राउत कहते हैं कर्नाटक की जीत जो है विपक्षी एकता की जीत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इस जीत को लेकर कर्नाटक की किसी तरह का कोई इस तरह का बयान नहीं आता है जो संकेत होता है। हालांकि बसपा के कुछ जो समर्थक हैं वो ये बात जरूर कहने लगे हैं नगर निगम चुनाव में बसपा का हश्र देखकर कि कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो जाए, वो इस नजर से देख रहे हैं कि उधार है। अगर कोई ऐसा अलायंस उत्तर प्रदेश में बनता है, वो भले हम जो समीकरण की बात कर रहे थे कागजों पे, लेकिन ये है कि जो भी अगर ऐसी कोई यूनिटी बनती है तो मुझे लगता है कि वो ही चुनाव की मुख्य जो है चेहरे होंगे। मुख्य विपक्ष की बीजेपी के जो विकल्प के तौर पे वही एक विकल्प दिखेगा। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस के साथ अलायंस करने पे क्या नफा क्या नुकसान हो सकता है। मुस्लिम मतदाताओं में एक बात जरूर है, अभी मुस्लिम मतदाता बहुत खासतौर से मुस्लिम समुदाय में कर्नाटक की जीत ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि वहां किसी कांग्रेस जो किसी मुसलमान को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, वो बड़े खुश हैं। लेकिन वो इस खुशफहमी में बहुत सारा जो है चीजें देख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास भी न कोई जमीन है, न कोई संगठन है, न कोई चेहरा है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस के पास अपना आधार था, अपना चेहरा था, अपना संगठन था जिसके दम पे लड़ी है और खासतौर से सत्ता पक्ष के खिलाफ मुद्दे थे जिसके खिलाफ उन्होंने जमीन तैयार की। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ये सब कुछ नहीं है। तो क्या मुस्लिम मतदाता जैसे नगर निगम में गया है, मुझे लगता है कि एक प्रयोग के तौर पे वो सीटों पे जहां पे वो निर्णायक हो सकता है, ऐसे में सोलिडेशन कुछ सीटों पे हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के 2022 के तरह जिस तरह से मुसलमानों ने आंखें मूंद के अखिलेश यादव को वोट दिया है, उस तरह अगर वो सोच रहे हैं कांग्रेस को वोट दे, तो मुझे लगता है वो फिलहाल नहीं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा सा दिखता है कि कांग्रेस विकल्प बनती है, लेकिन कांग्रेस तभी बनेगी जब कांग्रेस किसी अलायंस का हिस्सा होगी। अगर बिना कांग्रेस किसी अलायंस का हिस्सा होगी, अगर मायावती भी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं होती हैं, तब मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। और अगर जो है कोई अलायंस बनता है तब जो है मुस्लिम मतदाता उस दिशा में सोचने पे आगे बढ़ेगा। कर्नाटक के चुनाव से और नगर निगम के चुनाव से, दोनों से मुझे लगता है मुसलमान समुदाय के बीच में एक सबक लिया गया होगा, इससे एक नसीहत मिली होगी। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, तो अगर नेगेटिव वोटिंग है वही जो है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का आधार भी बनाती है। जितना मुस्लिम जो है सॉलिडेट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी के बीच में उनका ध्रुवीकरण करने का भी मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान अगर एकजुट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को फायदा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50% के आसपास अपने समीकरण को लेके चल रही है।
50 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 67 सीटें जीतते हुए है, 66 सीटें, 14 सीटों की लड़ाई है। उन 14 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, और 14 सीटें कौन सी हैं ज्यादातर, लेकिन जो नतीजे हमें 2022 में जो दिखे थे नीरज भाई की 27 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतने वाली स्थिति थी, लेकिन इस नगर निगम के चुनाव में अगर देखें तो ऐसा मुझे केवल आजमगढ़ और बिजनौर छोड़ के दूसरी जगह जो है नहीं दिख रहा है समाजवादी पार्टी का। जो सीटें जीतती हुई स्थिति में जैसे वो रामपुर थी, वहां भी नुकसान हुआ है, मुरादाबाद है वहां भी नुकसान हुआ है, रायबली है वहां भी नुकसान हुआ है, अमेठी है तो वहां भी नुकसान हुआ है, आजमगढ़ है में ही बेहतर हुआ है, और बिजनौर में बाकी जगह समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। सहारनपुर तक में अगर जहां सहारनपुर देहात में जहां उनका विधायक जीत जाता है और उसी विधायक का भाई लड़ता है नगर निगम का चुनाव, तो जमानत जब्त हो जाती है। ये बड़े संकेत। जी बिल्कुल। तो निकाय चुनावों में बीजेपी ने जाहिर तौर पर एक शानदार प्रदर्शन किया है एक बार फिर, लेकिन अखिलेश यादव के लिए बड़ा संदेश इस चुनाव से यही निकलता है कि अगर विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उन्हें ये लगता है कि उनके कोर वोटर यादव के साथ मुस्लिम जो है वो भी उसी तादाद में, उसी संख्या में आंख मूंद कर एकजुट होकर वोट उन्हीं की पार्टी को देगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। निकाय चुनावों में कम से कम मुस्लिम वोटर ने यह साफ संदेश दे दिया है। इसके अलावा मायावती के लिए संदेश ये है कि अगर उन्हें ये लगता है कि वो कागजों पर आंकड़ेबाजी के जरिए कि मुस्लिम प्लस दलित का कॉम्बिनेशन बना लूंगी, अगर ज्यादा वोट मैं मुस्लिम कैंडिडेट्स को दे दूंगी, अगर उन्हें ये लगता है कि बिना लोगों से कनेक्ट किए सिर्फ ट्विटर की राजनीति करके और टिकट बांटकर वो वोट मुस्लिम समुदाय का ले पाएंगी और दलित समुदाय का रोक पाएंगी, तो ये उनकी भी खाम ख्याली है। हालांकि बीजेपी के लिए भी अगर कोई संदेश देखा जाए तो शायद कबूल भाई बहुत सारी जगहों पर बीजेपी को ये देखना होगा कि उनके नाराज कैंडिडेट्स थे, उन्होंने उनका खेल बिगाड़ा है, वरना बीजेपी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। बहुत जगह तो उनका भी बहुत बड़ा साफ हो गया है, चाहे वो आजमगढ़ हो, बिजनौर हो, ऐसे बहुत सारे जिले मिलेंगे जहां पे बीजेपी को बहुत करारी हार मिली है नीरज भाई। निकाय चुनाव में बीजेपी बहुत जीती है, बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए, ब्रजेश पाठक जैसे लोग अपने कस्बे की सीट हार गए हैं, रजनी तिवारी अपनी सीट हार गई हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री अपने बूथ पे भी हार गए हैं। तो आप समझ लीजिए ये संकेत उनके लिए भी है ये चुनाव। बिल्कुल। तो निकाय चुनाव 2024 के लिए बहुत बड़े संदेश छोड़कर गए हैं। अब आने वाले 8-9 महीने में तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश की किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती हैं, चाक चौबंद खुद को करती हैं, यूपी तक की नजर उन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमिताभ जी, कबूल अहमद, कुमार अभिषेक एक बार फिर जुड़े हैं, तो मैं उनका धन्यवाद एक बार फिर कर दूं कि कुमार अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।